अच्छा, आप में से किसी को अंदाज़ा है कि काफ़ी रिवाज पड़ चुका है सोसाइटी में कि शाम असल इंजॉयबल चीज़ है और सुबह की कोई बात नहीं, सुबह कुर्बान हो जाए, रात ना रात ना कुर्बान हो, शाम कुर्बान ना हो। जो काम हम रात को करना चाहते हैं, क्या वो काम सुबह नहीं हो सकता? बल्कि बेहतर हो सकता है ना। तो फिर लोग रात को क्यों इतना पसंद करते हैं? आप में से किसी को मालूम है कि रात क्यों ख़राब जगह बनती जा रही है? यानी शाम 6 बजे से लेके रात 2 बजे का टाइम, ये कुछ डेंजरस टाइम होता है, मोर डेंजरस शायद 10 ओ क्लॉक से 1 बजे तक। क्या आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि जो कुछ भी इंसान करता है, गड़बड़ करता है, वो इसी टाइम में करता है? कोई सवेरे 5 बजे उठ के डाका मारन भी नहीं जाता। ये सवेरे 5 बजे जब आप नमाज के लिए उठती हैं तो उसके फ़ौरन बाद सबसे पहला काम है कि फ़न करें। वो फ़न है ना। अगर आप अपने आप को, वो जो रात वाले काम है, कोई टॉक शो है वो सवेरे देख लें और कोई किताब पढ़नी है तो वो सुबह कर लें, तो अपनी सुबह कुर्बान करना, पहली चीज़ कुर्बान करना फ़न के लिए, तो ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है ना। सुबह उठते ही हम कहते हैं फ़न कर लें, और अगर सब लोग सुबह उठते ही फ़न करने लगें और शाम के बाद वो 8 बजे 9 बजे सोने की तैयारी करें, दिस सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज कैन टर्न अराउंड योर लाइफ। मुझे बताइए कि कोई भी अगर इस तरह के हालात पैदा कर ले कि रात को 8-9 बजे वो सो जाए और सवेरे 5 बजे उठे, तो उसकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें बदल जाएंगी। जब शाम को वो सो जाएगा जल्दी, तो इसका मतलब है बहुत सारे लोगों से उसका राब्ता ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दूसरे लोग तो ये चेंज अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए तैयार नहीं होंगे, और दूसरे लोग वो सारे काम उसी टाइम पे करना चाहते होंगे। लेकिन अगर आप 9 बजे सो जाएं और सवेरे 5 बजे या 6 बजे उठें, तो एक सिंगल स्ट्रोक के साथ आप अपनी ज़िंदगी को सही बना सकते हैं। और दुनिया में CEO का एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफिसर्स। तो जो चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफिसर्स हैं, ये सब सुबह सवेरे उठते हैं। अभी कल ही मैं इंटरव्यू देख रहा था सुंदर पिचाई का, जो गूगल का हेड है, गूगल का CEO है, तो वो उसने कहा कि मैं 6 बजे उठता हूँ, और ये बड़ा लेट है। वो कह रहा था ये बहुत लेट है। नहीं, ये सुबह 5 बजे उठने के बारे में है, 5 ओ क्लॉक क्लब, 5 AM क्लब। और अब तो दुनिया में उसको CEO माना ही नहीं जा सकता। ये इतना रिवाज हो गया है कि CEO वही होता है जो सवेरे 5 बजे उठता है। जो काम होते हैं दुनिया में, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, जैसे कि चोरी चकारी, हेरा फेरी, नशे और वर्कोहलिज्म और इस तरह की सारी गैम्बलिंग और बुरी आदतें, इनका अगर ग्राफ बनाया जाए तो दिन के कौन से आवर्स में ये बहुत कम हो जाते हैं। रात को कितने बजे ये सारे काम ठंडे हो जाते हैं? 3 बजे, बिल्कुल 4 बजे ये सारे काम ठंडे हो जाते हैं, और तमाम जुराइम, तमाम गलत काम, तमाम नशे, तमाम गैम्बलिंग, सारे के सारे काम सवेरे 4 बजे ज़ीरो पे आ जाते हैं। ये ज़ीरो जो है फिर कब तक ज़ीरो रहता है? डीलर जो है सुबह 10 बजे नहीं जागते, तो ये उनका काम भी, जो मनशियात बेचने का धंधा है, वो भी शाम को ही होता है। ये जो रेस्टोरेंट्स हैं, ये भी सब शाम की तरफ ही टिल्ट करते हैं। सुबह 4 बजे अगर ये सारी एक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, तो कब तक ये ज़ीरो रहती है, या ज़ीरो से रेज होनी कब शुरू होती है कि ये सारी एक्टिविटी ज़ीरो हो गई? माँ बाप से बदतमीजी सवेरे 4 बजे ज़ीरो हो गई। मेरा ख्याल है कि सुबह 8 बजे तक ज़ीरो रहेगी। जैसे जिनको हैंगओवर होता है सुबह अल्कोहल का, वो 8 बजे उठ के तो फिर पीनी थोड़ी शुरू कर देते हैं। जिन्होंने बीवी से लड़ना हो हैंगओवर के दौरान, वो सुबह 8 बजे लड़ना शुरू कर देते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। 8 बजे के बाद फिर 3-3 घंटे का देखते हैं, 11 बजे तक से 10 से 15 तक चाय कॉफ़ी शुरू हो जाती है। 9 बजे 8 बजे, 11 बजे चाय कॉफ़ी, 12 बजे चाय कॉफ़ी, वर्कोहलिज्म शुरू। 2 बजे तक हम 20 की एक्टिविटी तक पहुंच जाते होंगे, 0 से 20, और 5 बजे तक 30,
8 तक ज़्यादा नहीं होता, लेकिन शाम 5 बजे लोग शराब तो पीना शुरू कर देते हैं, 6 बजे, कुछ सुबह भी शुरू कर देते हैं, कुछ नशे हैं जो दोपहर को भी लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रॉबेबली सवेरे 4 बजे से लेके 12 बजे तक कुछ ना होने के बराबर होता है या लोग सोए होते हैं, और फिर जूं शाम होती है तो ये पुट्ठे काम सारे शुरू होते हैं। तो व्हाट इफ़ अगर आप एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे तवज्जो देनी शुरू कर दें, सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे, कि आप अपने सोने के टाइम को सही करना शुरू कर दें। लगता है कि ये मज़े का टाइम है, ये मेरा ज़ाती टाइम है, दिस इज़ माई पर्सनल टाइम, ये मुझे भी लगता था कि ये मेरा पर्सनल टाइम है, इसमें किताबें पढ़ना, मेरे ज़हन में ये कभी नहीं आया था कि किताबें सुबह भी पढ़ी जा सकती हैं। और फिर जिद्दोजहद करते करते मैं अभी 10:30 तक पहुँचा हूँ, लेकिन अनकरीब आप सुनेंगे कि मैं 9 बजे सोना शुरू हो गया हूँ। और इससे जो चेंज आ रही है, जो कि मैं महसूस करता हूँ, जैसे चाय छोड़ने की वजह से भी ये चेंज आई, चाय छोड़ने से और बहुत सारी अच्छी चेंजेस आई, क्योंकि चाय में एक नशा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट, चाय कॉफ़ी, चाय छोड़ी तो उससे मदद मिलना शुरू हुई, और फिर नए नए आइडियाज़ ज़हन में आते हैं कि जो काम रात को हो सकता है वो सुबह क्यों नहीं हो सकता। इफ़ इट इज़ योर बेस्ट टाइम, तो ये जो पार्टी टाइम है, ये जो इवनिंग टाइम है, यही सारे काम कोई भी बंदा जो इवनिंग में करता है, उनमें से कौन सा काम है जो सुबह नहीं किया जा सकता। रात को जो लोग जागते रहते हैं वो सुबह तो फिर सोते हैं ना, कौन सा काम है जो रात को किया जा सकता है। जैसे रात को एक टॉक शो आता है 8 बजे, तो वो सारा 8 बजे वाले टॉक शो सवेरे 11 बजे भी आते हैं, और इंटरनेट पे भी अब तो होते हैं, यूट्यूब पे भी होते हैं। लेकिन एक सिंगल चेंज अगर आज भी आप अपने घरों में ले आए, उन बच्चों के साथ जिनकी उम्रें 4 साल हैं या 5 साल हैं या 6 साल हैं, अगर उनके साथ ये आप चेंज लानी शुरू कर दें, तो आप भला कैसे लाएंगे ये चेंज उनके साथ। एग्जाम्पल सेट करके आप खुद अपने अंदर वो चेंज लाएंगे, तो आपके वो बच्चे जो आज 5 साल के हैं, तो वो महफूज हो जाएंगे ना नशे से, सिर्फ इस वजह से कि वो रात को टाइम पे सोने के। और आप अभी भी अपने बहुत छोटे बच्चों को 9 बजे सुला देते हैं, और ज़रा बच्चे बड़े होने शुरू होते हैं तो फिर वो सोने के लिए तैयार नहीं होते। अगर घर का रूल बना दिया जाए कि घर में शाम होने के बाद कोई बाहर नहीं रहेगा, और घर का सरबरा एग्जाम्पल सेट करे कि वो भी टाइम पे घर वापस आएगा, और दुनिया का जितने भी मॉडर्न मुल्क हैं सब में ऐसा ही होता है। अमेरिका में लोग कितने बजे, वेल मीनिंग लोग, यानी जो कोई तरक्की करने वाले लोग हैं, कारामद लोग हैं, जिनकी वजह से अमेरिका अमेरिका है, जिनकी वजह से यूके यूके है, वो कितने बजे सोते हैं? 7 बजे, 6:30 बजे उनका डिनर होता है। मुझे हंसी आती थी पहले, मैं कह केड़ा डिनर कर देने, 6:30 बजे इन्हों का डिनर होता है। रात 9 बजे उनके घर के बाहर गाड़ी पार्क की हुई सोई पड़ी होती है, और अंदर बिजली बंद और बत्तियां बंद, और वो सो रहे होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम 2 सड़कों के उस पार नाइट क्लब के बाहर काफ़ी रौला होता है। रात को 1 बजे 2 बजे बाउंसर किसी को अंदर से बाहर निकाल रहे हैं, कोई बाहर से अंदर जाना चाह रहा है। बाउंसर्स का पता होगा आपको, जो हुल्लड़बाजी नहीं करते, जो नशा नहीं करते, बस पार्टी करते हैं। हमने पिछले दिनों यहाँ एक पार्टी की थी न्यू ईयर पे, पता नहीं आप में से कि कोई है कि नहीं जिसने अटेंड की थी, तो उसमें सब ने डांस वांस भी किया था, और न्यू ईयर मनाया था शाम 6 बजे न्यूजीलैंड टाइम पे। अच्छा, अगर कहा जाए कि ये किसी एक्टिव एडिक्शन की निशानी है देर तक जागना, तो क्या ठीक होगा? ये रात को जो भी देर तक जागता है वो एक एडिक्शन है, चाहे वो कुछ भी करता है। और अगर सोने जागने के औकात बदल दें, तो CEO वाली आदत डाल लें और सुबह सवेरे उठें। एकदम तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हर हफ्ते के बाद आधा घंटा का फ़र्क डालते चले जाएं, यानी जल्दी सोएं, जल्दी उठें, जल्दी उठने में भी पक्के रहें, जल्दी सोने में भी पक्के रहें, तो आपका दिन बड़ा हो जाता है। आप अदरवाइज़ अगर आप तैयार होकर 2 बजे काम पे आते हैं, जैसे कि पहले मैं आता था, तो सारा दिन तो गुजर चुका होता था। लेकिन जब से जल्दी उठना शुरू किया है, तो दोपहर 1 बजे तक सैकड़ों काम टेलीफोन पे हो चुके होते हैं, क्योंकि कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से पूछते हैं कामों के बारे में, और वो काम हो जाते हैं। साथ आप एक्सरसाइज करें, साथ आप
कोई वॉक वगैरह करें, कोई किताब पढ़ें, कोई आप जो भी दिल करता है करें। और आपको लगता है कि अभी बहुत सारा दिन बाकी है, देर से उठने के बाद लगता है कि अभी शाम हो जाएगी, जल्दी जल्दी जो करना है कर लो। अच्छा, हमारे यहाँ हमारे पेशेंट ज़्यादातर 10 साढ़े 10 सो जाते हैं मेरे ख्याल में, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे। तो ये घर जाके तो इस आदत को बरकरार रखना काफ़ी पॉसिबल है। कई दफ़ा हम जब डिसिप्लिन करते हैं तो पेशेंट को थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन वो समझते हैं कि हमारी बेहतरी के लिए है। मुझे याद है एक दफ़ा कोई 30 साल पहले मुझे मुल्तान से एक पेशेंट थे, तो उनके वालिद ने ये कहा कि डॉक्टर साहब ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਲੈਕਚਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ? कहते ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, कोई काम करिया करो। मैं कहा तो इसमें क्या बुराई है जो मैं कहता हूँ काम करिया करो? तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कम ते कमी कर देने, कम ते कमी कर देने, ए साढ़े बच्चे कमी नहीं ने। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सोच जो है बदल रही है, लेकिन अभी भी लोगों के ज़हन में सोच है कि उन्हें काम नहीं करना चाहिए, जिन्हें काम करना पड़ता है वो कमी होते हैं, और कमी होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। तो लेकिन आप देख लें कि लफ्ज़ों के मानी कैसे पलट जाते हैं। कमी सही मानों में तो नहीं ना कहा जाता, कमी के साथ दूसरा लफ्ज़ क्या अटैच है? वो कह रहे हैं कि जिसके पास पैसे नहीं होते वही काम करता है ना, जिसके पास पैसे हों तो वो काम क्यों करेगा? मसला यह है कि दुनिया में बेशुमार लोग हैं, ऐसे बेशुमार लोग हैं, और ऑन एवरेज जिनके पास पैसे नहीं होते ऑन एवरेज वो कम काम करते हैं, और जिनके पास पैसे होते हैं वो आमतौर पर ज़्यादा काम करते हैं। जो जिनके पास पैसे नहीं होते वो आमतौर पर कम काम करते हैं, और जिनके पास पैसे होते हैं वो ज़्यादा काम करते हुए पाए जाते हैं। हालांकि सबको ही काम करना चाहिए। आप ज़रा गौर करेंगे तो माशरे में आपको ऐसे लोग बेशुमार मिलेंगे कि जिनके पास बहुत पैसे होते हैं और फिर भी वो नए नए काम तलाश कर रहे होते हैं, नए नए काम कर रहे होते हैं। 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्रियाँ, 4 फैक्ट्रियाँ। मुझे तो काम का बड़ा शौक़ है, मुझे तो मेरा इरादा 25 साल और काम करने का है। इरादा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, वो जब तक चाहेगा काम करेंगे। लेकिन मेरा इरादा अपना, मेरी जो अपनी सोच है वो ये है कि मुझे यूँ महसूस होता है कि काम करना तो अब आया, क्योंकि करते 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 काम करना आ जाता है, तो फिर आपको मज़ा आने लगता है काम करने। और जब कोई काम करता है तो उसका फैज़ दूसरों तक भी पहुंचता है। जब कोई काम करता है तो लोगों को हायर करता है, जब कोई काम करता है तो लोगों के लिए मिसाल बनता है और वो इंस्पायर करता है लोगों को। और जब कोई काम करता है तो वो टैक्स देता है, जब कोई टैक्स देता है तो वो अपने मुल्क की डेवलपमेंट में हिस्सा लेता है, अपने मुल्क को कर्ज़ों से आज़ाद करने में वो हिस्सा लेता है। बिज़ी रहना जो है वो तो एक बेमानी सी बात है। असल बात यह कि किस काम में बिज़ी रहा, किस काम में, यानी उसका पर्पस क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका गोल क्या है। और लोग कई कामों में बिज़ी रहते हैं जो कि अच्छे काम नहीं होते, हालांकि वो अच्छे कामों में भी बिज़ी रह सकते हैं। लोगों के अंदर सलाहियतें होती हैं कि वो और अच्छा काम कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने हमें जिस प्रोफेशन में डाला है ये बड़ी उसकी मेहरबानी है कि इसमें अच्छी फीलिंग आती है अंदर से, और आप पैसे भी कमाते हैं, आप इज़्ज़त भी कमाते हैं, शोहरत भी कमाते हैं। देखिए, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई नाइट का काम करे, लेकिन अगर किसी को मजबूरन नाइट का काम करना पड़ता है, जिसका मतलब है कि वो सवेरे 8 बजे घर पहुंचता है, तो फिर उसको सो जाना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जिसको नाइट ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, चाहे वो अस्पताल का डॉक्टर हो, चाहे सरहदों पे आपका सिपाही हो। लेकिन नाइट में काम करने का मकसद यह है कि फिर वो किसी मजबूरी की वजह से कर रहा है, और ऐसा बहुत कम लोगों को मजबूरी हो सकती है, कोई 2, 4, 10% लोगों को हो सकती है। ज़्यादातर लोग जो रातों को जागते हैं उनमें से 80% लोग तो बिला वजह रातों को जागते हैं। रोटेशन की पॉसिबिलिटी भी होती है। जैसे अगर देखा जाए तो हमारा जो स्टाफ रात को जाग रहा होता है
वो टोटल स्टाफ का 10% भी नहीं होता जो रातों को जाग रहा होता है, और वो भी एक सेक्रेट ड्यूटी दे रहे होते हैं और उनको इजाज़त नहीं होती कि वो कोई और ड्यूटी करें या कोई और जॉब करें, और उनको हम कहते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए घर जाते ही सो जाएं, और फिर कुछ दिन के बाद उनकी ड्यूटी मॉर्निंग में आ जाती है, रोटेशन में आ जाती है। और मुझे भी कभी रात को 2-3 दफ़ा जागना पड़ता है, लेकिन मैं विदिन 5 मिनट्स सो चुका होता हूँ दोबारा, और सोते सोते मैं मशवरा दे देता हूँ कि आपको होगी कि कोई यहाँ बैठा हुआ पेशेंट सो रहा होता है, आंखें बंद होती हैं, ढीला हुआ होता है, नीचे को खिसका होता है, तो हमें पता होता है कि वो कुछ सुन नहीं रहा शायद अच्छी तरह से या समझ नहीं रहा, लेकिन उसको बैठना हम सिखा रहे होते हैं। जब भी कोई पेशेंट नया आता है तो पहले 10-15 दिन हम उसको सिर्फ यहाँ बैठना सिखा दें, क्लास में बैठना सिखा दें तो बहुत बड़ी बात है। लिहाजा वो जो हमने बैठाया होता है उनको, तो आपको देख के अगर आपका वो फैमिली मेम्बर है तो आपके दिल को कुछ होता है कि एडा ढिला जिहा ते असी बंदा कदी नहीं सी वेख्या। लेकिन अगर हम उस टाइम पे पेशेंट को नीचे ना बुलाएं या क्लासों में ना बुलाएं तो फिर वो दिन को सो जाते हैं, और जो दिन को सो जाता है तो फिर वो रात को जागता रहता है। तो हमारी कोशिश होती है कि सारा दिन किसी तरीके से इनको सोने ना दें, तो फिर उस क्लास में भी बिठाना। अच्छा, ये मैंने बहुत सारे फैमिली मेम्बर से सुना है कि साड़ी वजह से उदास तो नहीं, तो ये फैमिली वालों का क्यों दिल चाहता है कि वो आपकी वजह से उदास हो? हाँ, तो आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि पेशेंट जो है वो उदास होता है, नाराज़ होता है ड्रग से दूर होने की वजह से, और फैमिली वाले सुहाने ख्वाब देख रहे होते हैं कि ये कोई हमारी वजह से या अपनी नानी की वजह से या अपनी दादी की वजह से तो नहीं उदास। अच्छा, वो उस सिचुएशन में जो पेशेंट को ये ढीला आप देखते हैं या थोड़ा सा गनूदगी में देखते हैं, तो आपको पता है कि अगर वो मेडिसिन्स ना दी जाएं तो पेशेंट को कितनी ज़बरदस्त तकलीफ़ें हो सकती हैं। कभी आपने सुना है कि विड्रॉल क्या होता है? वैसे आप में से किसी ने नहीं सुना हुआ था पहले कि जब कोई हेरोइन का नशा छोड़ता है, कोकेन का नशा छोड़ता है, या चरस का नशा छोड़ता है, या शराब का नशा छोड़ता है तो वो तड़पता है। अच्छा, ये आप सब ने सुन रखा था कि जब बंदा नशा छोड़ता है तो उसको विड्रॉल होता है, अलामात पसपाई होती हैं और बड़ी तकलीफ़ें होती हैं, और ऑर्डिनरी मेडिसिन्स उसके ऊपर असर नहीं करती। मसलन वॉमिटिंग की जो दवाई आप पे असर करती है वो हमारे पेशेंट पे असर नहीं करती। जो पेन किलर्स हैं जैसे पैनाडोल या इस तरह की जो दवाइयाँ हैं ये असर नहीं करती, ब्रूफिन वगैरह असर नहीं करती। जो एक गोली खा के आप 2 दिन सो के ना उठें, हमारे पेशेंट वो एक गोली खा के तो चिड़ी छिक्का खेल रहे होते हैं, ठीक। तो हत्ता कि कई दफ़ा हमारे पेशेंट किसी मकसद से हस्पतालों में जाते हैं और उनका ऑपरेशन होता है तो एनेस्थीसिया में नहीं आ रहे होते, वो एनेस्थीसिया में नहीं आ रहे होते, यानी बेहोश नहीं हो रहे होते ऑपरेशन से पहले, और डॉक्टर उनको उल्टी गिनती गिनवा रहे होते हैं और कहते हैं याद करो अपने दादा को, याद करो अपनी दादी को, उनके रोमांस को, ये करो वो करो, लेकिन उनको नींद नहीं आ। ज़्यादा डोज रिक्वायर्ड, आप तो काम करते हैं ना इसमें, तो ज़्यादा डोज रिक्वायर्ड होती है, और या कुछ दवाइयाँ उन पे असर ही नहीं करती। तो जो विड्रॉल मैनेजमेंट की दवाइयाँ हैं ये ख़ास होती हैं, और उसमें फिर हमने ये भी देखना होता है, 4-5 चीज़ें देखनी होती हैं कि तकलीफ़ कोई ना हो पेशेंट को, नंबर 1। नंबर 2, पेशेंट किसी से झगड़ा ना करे, क्योंकि उस टाइम पे झगड़ा करने को दिल करता है। कौन कौन है आजकल जिनका झगड़ा करने को बहुत दिल करता है? हवा से लड़ने को, हवा से लड़ाई कर, झगड़ा करने को बहुत दिल करता है। तो जिसका झगड़ा करने को दिल चाहे तो फिर उसको हम एक किस्म की दवाई देते हैं जिससे कि वो झगड़ा ना करे। जिसका लड़ने को दिल करे तो वो लड़ ना सके, जो उछल उछल के हवा में छलांगे लगा रहा हो तो ज़रा टिक जाए, तो वो सारा चीज़ जो है वो करना पड़ता है। गुस्सा ना करे, क्योंकि हमारा स्टाफ एट स्टेक होता है, तो उनको पेशेंट के गुस्से से बचाना। फिर अगले दिन जब दोपहर को टच एंड गो होती है तो घर वालों को गुस्से से बचाना, क्योंकि घर वाले घर में तो बर्दाश्त कर लेते हैं कोई नरम गरम बात, लेकिन यहाँ जब अपना पेशेंट उनका कोई नरम गरम बात करता है तो मेरे ख्याल मुश्किल होती है। जो मेडिसिन्स दी जाती हैं वो बड़ी वेल डिज़ाइंड होती हैं, और वो दी जाती हैं
मरीज़ों को तकलीफ़ होने से पहले। इसमें जो बेसिक राज है ये है कि कोई भी पेशेंट अगर एक दफ़ा उसका विड्रॉल शुरू हो गया है तो कोई दवाई उस पर असर नहीं करेगी। तो जो भी दवाई दी जाएगी वो आप समझ लें कि आपके पास मार्जिन है उस दवाई को देने का तकलीफ़ शुरू होने से पहले। जैसे किसी को सफ़र से सिकनेस होती है और सफ़र पे जाते हुए यहाँ से मुल्तान पहुँच के वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, और अगर आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो लाहौर से चलते हुए दवाई खानी पड़ेगी। और अगर एक दफ़ा वॉमिटिंग शुरू हो गई है तो फिर ट्रेन से उतारना पड़ेगा, हस्पताल जाना पड़ेगा, फिर 2-3 दिन लगेंगे। हेरोइन और मेथाडोन में कोई फ़र्क नहीं। मेथाडोन जो है वो सिंथेटिक नारकोटिक है, और अगर विड्रॉल एक दफ़ा शुरू हो गया है और आपने दवाई नहीं दी थी या कम दवाई दी थी तो फिर दवाई असर नहीं करेगी, फिर आपको कोई सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। उसका सब्स्टिट्यूट, दवाओं का सब्स्टिट्यूट भी होता है। वैसे भी यह है कि वो इट शुड बी ए कॉमन नॉलेज कि कौन करेगा ये काम, उसकी डेजिग्नेटेड ड्यूटी हो, कस्टडी में किसके रहेगी, कौन सेफ़ है कस्टडी में, क्योंकि जब हमारी कस्टडी में ऐसी कोई चीज़ होगी तो हमें सेफ्टी भी देखनी पड़ेगी। और जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें फैमिली से परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो परमिशन बाकायदा फिर लिखी जाती है कि ये काम जो है हम ऑफिशियली कर रहे हैं। हाँ जी, क्या चीज़ है ये आप देख रहे हैं पीछे क्या चल रहा है? फैमिली मैप विद अल्कोहलिक फादर। अच्छा, ये है अल्कोहलिक फादर और ये आइडेंटिफाइड पेशेंट और ये फादर है। ये मोटी लाइन का मुरब्बा जाहिर करता है कि आइडेंटिफाइड पेशेंट है, और ये चौकटा जाहिर करता है कि ये मेल है, फादर जाहिर है मेल ही है। लेकिन यहाँ आप अगर देखें तो ये फीमेल है, मदर है, और मदर जब भी होगा तो ये गोल दायरे में होगी, और बेटी होगी, लड़की होगी, बीवी होगी तो वो भी गोल दायरे में होगी। और इस गोल दायरे का साइज आप देख रहे हैं उस चौकटे से छोटा है, तो इसका क्या मतलब है? नहीं, मतलब ये ज्यादा खप्पी है, कोई झगड़ालू है, मतलब रौला है, मतलब बहुत रौला है, और रौला जो है थोड़ा सा इसका कम है। ये ज्यादा भी हो सकता है, लिहाजा जब हम मैपिंग करेंगे तो रौला अगर ज्यादा हो तो वो हम ज्यादा बड़ा भी कर सकते हैं। वो अलग मैटर है, लेकिन फिलहाल ये पिक्चर ये बताती है कि ये जो बंदा है ये अल्कोहलिक है, और इसका रौला जो है अपनी बीवी से थोड़ा ज़्यादा है। बीवी का भी रौला है लेकिन इसका ज़्यादा है। लेकिन ये एक लाइन है दोनों के दरमियान, ये इनके रिश्ते को जाहिर करती है। तो इसका क्या मतलब है? ये जो एक हो तो क्या मतलब है? देखिए, ये 10 साला बच्चा है, 10 साला बच्ची है, और इसका फादर के साथ कनेक्शन देखे तो इसमें एक है। लेकिन ये 13 साला लड़का है तो इसका कनेक्शन फादर के साथ 2 कट हैं। तो इनके दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट है, मॉडरेट कॉन्फ्लिक्ट है, छोटा नहीं है, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। बेटे को बाप के ऊपर बड़ा शिकवा है, बेटी को अमूमन उतना शिकवा नहीं होता बाज़-औक़ात जितना कि बेटे को शिकवा होता है बाप के ऊपर। किसी बेटी जो है माँ के साथ कर रही होती है, लेकिन बाप के सामने खड़े हो जाने वाला रुझान बेटे का होता है, बेटी का नहीं होता। और ये जो बेटा है और ये जो बेटी है, तो इनके दरमियान सवालिया निशान का क्या मतलब है? कोई उनके दरमियान गुमसुम है, कुछ नहीं है। ये जो अंडरग्राउंड चीज़ें हैं वो नीचे हैं और ये ऊपर है रौला। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और इसके ऊपर है। नेक्स्ट कोई दिखाएं तो शायद थोड़ा वाज़ेह हो जाए। यहाँ ये आप देखिए ज़रा बड़ा है, ये आप देख रहे हैं, ये बेटी है और ये बेटा है, ये मदर है, ये फादर है, वो वही कनेक्शन है। ये क्या चीज़ चल रही है? बहुत वीक है, टूटा फूटा। डॉटेड लाइन जाहिर करती है कि टूटा फूटा
तीन लाइंस का ये मतलब है कि बहुत उनका लव हेट रिलेशनशिप है, एनमेश्ड है, बहुत एनमेशमेंट है। एनमेशमेंट का मतलब है कि एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते। तो ये वो एनमेशमेंट वाला रिलेशनशिप है। लेकिन ये लड़की, ये उसका छोटा भाई, वैसे 2 साल छोटा है लेकिन उसकी बेचारे की से कोई नहीं है, वो छोटा है और उनके दरमियान ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है मामूली सा। लेकिन मदर और फादर, ये हाइपोथेटिकल फैमिली है, इसमें कोई अल्कोहलिक या कोई वो नहीं। नेक्स्ट कोई दिखा दीजिए। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि ये नाम है अब इनके, ये फादर है, ये मदर है और ये इनके दरमियान मामूली सा कनेक्शन है, ये बीच में थोड़ी रुकावट भी है। और ये देखिए, ये बेटा है, इसका फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट कैसे चल रहा है। ये बेटी है, मदर के साथ इसका मामूली सा रिश्ता है। ये बेटे का माँ के साथ रिलेशनशिप बेटी के रिलेशनशिप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब पेशेंट जो है वो बेटा बन गया क्योंकि बॉक्सर वो बड़ा हो गया। पेशेंट बेटा है, आइडेंटिफाइड पेशेंट इधर बेटा है और ये माँ बाप है। और इसका नेक्स्ट दिखाइए ज़रा इसी का। तो ये सिचुएशन चेंज होती रहती हैं जो प्रोग्रेस को जाहिर करती हैं। ये अभी हम आपको आहिस्ता आहिस्ता सिखाएंगे। ये एडवांस टेक्निक्स हैं, अपनी फैमिली में मजबूती पैदा करने के एडवांस टिप्स हैं। कल पेंटागन सेशन में मैं बता रहा था कि हमारी जो ओरिजिनल ट्रेनिंग है और जो कि 1991 से 1993 तक हेजल्डन की थी, जो ओरिजिनल ट्रेनिंग है उसका हम 10% भी अभी आप तक नहीं पहुंचाते। और उसकी वजह यह है कि रिसीविंग एंड पे आप नहीं होते, रिसीविंग एंड पे नहीं होते। मुश्किल चीज़ें हैं आपके लिए। अपना कल्चरल नॉर्म्स बहुत बड़ी चीज़ हैं, जो आपके जो अपने फैमिली लॉज हैं, जो अपने फैमिली रूल्स हैं, वो इतने ज़्यादा अहम हैं कि जब हम आपको साइंटिफिक चीज़ें बताते हैं तो आप पुट ऑफ हो जाते हैं। तो हम आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा चीज़ें बताना फिर शुरू करते हैं। तो जो नई चीज़ शुरू की है, जो कि 30 साल पहले सीखी थी लेकिन अब शुरू की है, वो ये फैमिली मैपिंग है, फैमिली मैपिंग। क्योंकि फैमिली मैपिंग को देख के आपको फ़ौरन पता चल सकता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। आप समझते हैं कि प्रॉब्लम किसी के चर्स पीने में है सिर्फ, या प्रॉब्लम किसी के शराब पीने में है, लेकिन प्रॉब्लम उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे भी होता है और उसको ठीक करने की ज़रूरत। अभी आपको सारे सिंबॉलिज्म से हम वाकिफ कराते जाएंगे, इसीलिए ये पीछे चल रहा था कि ये आपके जहन में ये तस्वीरें बैठ जाएं और आपको समझ लग जाए कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये चौकटा क्यों होता है, सन और माँ और बेटी गोल दायरे में होती है, तो ये इसका सिंबल है। फिर इनका जो साइज़ है, फिर जो इनका डिस्टेंस है। अच्छा, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ कहीं इधर हो सकता है जो बंदा ड्रग डीलर हो, और एक और हो सकता है जो घर से बाहर कोई दोस्त हो, वो यहाँ हो सकता है, कोई पुलिस वाला यहाँ हो सकता है, कोई डॉक्टर यहाँ हो सकता है। तो ये अभी बड़े बुनियादी सा, बहुत ही बुनियादी सा है, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि अब आप इसके तालिब इल्म बन गए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगी और आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ प्रॉब्लम है। और बाज़ औक़ात बहुत से इनोसेंट लोग होते हैं फैमिली में जिनके अंदर प्रॉब्लम होता है, बहुत इनोसेंट मुर्शद टाइप लोग, कोई दादा, कोई दादी, कोई माँ, कोई बाकी सचमुच का मुर्शद भी बाज़ औक़ात ख़राबी के पीछे जड़ के तौर पर होता है। और आप जब आहिस्ता आहिस्ता ये सीखना शुरू कर देंगे तो आपका फोकस एक आइडेंटिफाइड पेशेंट के अलावा वाइडर व्यू हो जाएगा, टनल व्यू नहीं रहेगा, एक वाइडर व्यू हो जाएगा कि अच्छा नहीं, ये अकेला नहीं, हम सब कुछ ना कुछ इसमें शरीक हैं और हमें भी इस्लाह की या बेहतरी की ज़रूरत है।
और आप पुरानी जो मिथ्स हैं उसमें से भी निकल आएंगे, जो कि आप सोचते हैं कि मैं कुछ गुनाह कीता सी जड़ा मेरे पुत्र दे गया आ गया, ऐसी बातें सोचते हैं ना आप। तो साइंस कहती है कि ये बातें बिल्कुल गलत हैं। किसी का बाप, किसी का दादा, किसी की माँ, किसी का कोई भी रिश्तेदार कोई भी गलत काम करे, बुरा काम करे, बुरी कमाई करे, उससे उसकी औलाद को कोई फर्क नहीं पड़ता। साइंस ने तहकीकात करके साबित करके रख दिया, और उसमें उन्होंने ये साबित किया कि कौन लोग थे जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड गलत कमाइयों वाले बदमाश लोग थे, और उनकी औलादें कितनी नेक और ज़बरदस्त निकली। तो उन्होंने बाकायदा साबित किया साइंसदानी तरीके से कि किस तरह अमेरिका में जो लोग बहुत बुरे पेशों से मुंसलिक थे, जो लोग बहुत उल्टी कमाइयाँ करते थे, और उनकी औलादों को जब ट्रेस किया गया, और ख़ास तौर पर ये जो हार्वर्ड स्टडी है जो कि अभी भी चल रही है और 1938 से हार्वर्ड स्टडी चल रही है, उसमें भी ये चीज़ें स्टडी की गई कि उतार चढ़ाव जो आते हैं ये आते रहते हैं। कोई अपनी गलतियों से गरीब हो जाता है, कोई अपनी मेहनत से अमीर हो जाता है, और ये बातें जो हैं अज़ल से कही आती जा रही हैं कि हलाल का लुकमा, हलाल के काम और अच्छे नेक काम, इसका मकसद सिर्फ ये होता है लोगों को तरगीब देना कि नेक हो जाओ बस। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक छोटे बच्चे को कहते हैं कि बाहर सड़क पे ना जाइए अल्लाह मारेगा। तो आपका मकसद क्या है? आप चाहते हैं कि वो सड़क पे जाके किसी रिक्शे के साथ ना टकराए, और आप इस मकसद के लिए उसको एक फ़िक्रा बोलते हैं कि फिर तू जाएगा ना खंबे तो पर आते अल्लाह मारेगा। आप उसे एक गरज से इस तरह की बात कहते हैं। तो ऐसी बातें इंसान के कल्चर में पाई जाती हैं कि वो बहुत सारे ऐसे फ़िक्रे कहते हैं जिससे कि भलाई मकसूद होती है, लेकिन जिन लोगों के अंदर कोई इस तरह का मसला होता है, जैसे रिटार्डेड ग्रोथ वाला बच्चा पैदा हो जाता है, तो उनके रिश्तेदार भी ऐसे बातें करते हैं, शरीक लोग ऐसी बातें करते हैं, शेम करते हैं। और दर हकीकत साइंस ने बड़ा वाज़े तौर पर हर चीज़ को तहकीक का निशाना बनाया और बताया कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी का बाप क्या करता था, या किसी का दादा क्या करता था, या परदादा क्या करता था, या रिश्तेदार क्या करते थे। सडनली एक बंदा जब रियलाइजेशन करता है तो वो तरक्की कर जाता है और बेहतरी की दुनिया में चला जाता है। तो आपको समझ में आ गई? अगर आपके ज़हन में अभी भी है कि किसी ने आपको कहा था और आपका दिल दुखा था और आपने इस बात पे यकीन कर लिया था, तो बोले मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आपको किसी ने कहा कि फिर ताड़ियाँ कीतियाँ ताड़े अगे आईयां, ताड़े वड्डियां ने कुछ कीता होने, या कुछ इस तरह, या आपने खुद कभी कहा होगा कि या अल्लाह मैं को गलती की है तो माफ़ कर दे, मेरे पुत्र नू हेरोइन दे नशे चो कट दे। देखिए गलतियाँ इस किस्म की हुई हैं जो कि आप मान भी लेंगे कि अगर आप रात को देर से सोते थे और बच्चों को जल्दी सुलाते थे तो होश में आने के बाद वो आपकी नहीं सुनेंगे, वो भी देर से सोएंगे। इस तरह की गलतियां की होंगी। अगर आपने ओवर ईटिंग की और आपने खूब खाया पिया, तो इस तरह की गलतियां हो सकती हैं कि किसी नहीं, वो गलतियां जो है बहुत से दूसरे लोग भी कर रहे होते हैं, पर बच्चे अल्कोहलिक नहीं होते। तो या तो देखिए रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन जैसे मिसाल के तौर पर अगर दुनिया में कहीं भी मैकडॉनल्ड खुला होगा, वो कामयाब होगा कि नाकाम होगा? वो कामयाब होगा, और उसके इर्द गिर्द का सारा माहौल बदल जाएगा। आपको गुलबर्ग लाहौर का मैकडॉनल्ड याद है कि सन 2000 में लाहौर में मैकडॉनल्ड खुला और इर्द गिर्द का सारा माहौल ही बदल गया, और उसके बाद सब कुछ बदल गया। लेकिन अगर आप अमृतसरी हरीसा जो कि बहुत चलता है ग्वाल मंडी का, अगर उसके जाके तो पूछेंगे मालिक से कि भाई आपके कारोबार को कौन सी चीज़ इतना कामयाब बनाती है, तो वो क्या कहेगा? बेस्ट आंसर है वो कहेगा पता नहीं। मैं उसके ख्याल की बात कर रहा हूँ कि अगर आप उससे पूछेंगे कि वो क्या बोलेगा, तो वो बोलेगा कि मैनू नहीं पता, बस अल्लाह की मर्जी, अल्लाह का फजल है, अल्लाह की मर्जी है। एक ओपरा विनफ्रे हैं, आप उनको जानते हैं?
ओपरा शो आप सब ने देखा है, और ओपरा ने बड़ी तरक्की की, अमेरिका में मार्क बनाया अपना। और वेन डब्ल्यू डायर एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो उसके प्रोग्राम में काफ़ी आया करते थे। तो एक उनका प्रोग्राम था जिसमें डॉक्टर वेन डब्ल्यू डायर गेस्ट थे। तो उन्होंने पूछा कि ओपरा, तुम 25 साल पहले जब मैं आया था तो तुम ये बातें करती थी कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं वो करूँगी। तो इतनी बात अभी उसके मुंह में थी तो ओपरा कहती यस आई हैव डन इट, यस आई हैव डन इट। और डॉक्टर वेन डब्ल्यू डायर से कहते हैं कि ओपरा, तुमने कहा कि यस आई हैव डन इट, लेकिन अगर कोई तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो ये जवाब ना देता, बल्कि वो ये कहता कि बस अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ने करना था हो गया, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो बस मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ और ये हो गया। तो ओपरा ने उसको एक जवाब दिया जो आपके लिए सुनने का है। ओपरा ने कहा कि अल्लाह तौफीक देता है। ओपरा ने जवाब दिया कि अल्लाह तौफीक देता है और हम करते हैं। अल्लाह तौफीक देता है और हम करते हैं। यहाँ कोई खिलाड़ी जब सेंचुरी करता है, कोई स्टूडेंट मैट्रिक में अव्वल आता है तो वो क्या कहता है? कहता है साहब मेरे माँ बाप की दुआ, सारे मेरे उस्तादों की दुआ, और वो क्रेडिट अपने आप को नहीं देना चाहता। हालांकि वो आसानी से कह सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन इट, या मैंने किया है, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी। क्या इस आंसर में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आपको पता होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो फिर आप दोबारा कर सकते हैं, फिर आप सहबारा कर सकते हैं, फिर आप चौथी बार कर सकते हैं। एक निशानेबाज होते हैं जो बुल्स आई में हिट करते हैं और 5 आउट ऑफ 5 टाइम्स करते हैं। एक होते हैं जो 5 आउट ऑफ 4 टाइम्स करते हैं, 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स करते हैं, 3 आउट ऑफ 5 टाइम्स करते हैं, या 1 आउट ऑफ 5 टाइम्स करते हैं। एक है जो बोर्ड पे निशाना नहीं लगाते, निशाना कहीं जाके और लगता है। तो जब आप मेहनत करते हैं, जब आप कोशिश करते हैं, जब आप रियाजत करते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। आपके दादा ने या आपके अब्बा ने जो कुछ भी किया था उसका हिसाब उन्होंने देना है, और अगर कोई नफ़ा नुकसान पहुंचना है तो उनको पहुंचेगा। लेकिन उसकी वजह से आप किसी बीमारी में मुब्तला हों या किसी मुसीबत में मुब्तला हों तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। और अल्लाह के निज़ाम में ऐसी बात के होने का इम्कान नहीं है। अल्लाह के निज़ाम में ऐसी बात के होने का इम्कान नहीं है कि करे कोई और बरे कोई। अभी चंद दिन पहले मैं बता रहा था 30 फैक्टर्स जो सक्सेस फैक्टर्स हैं, तो उसमें 27वां फैक्टर इंसानों की ज़िंदगी में कामयाबी और तरक्की का जो फैक्टर है, 27th फैक्टर वो लक फैक्टर है कि आपको कब किस मौके पे कौन मिल गया, कौन आपके मोहल्ले में आ बसा और कौन चला गया, और किसके साथ आपने ट्रैवल किया और किसके साथ आपने स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तालीम पाई। तो लक फैक्टर तो है कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और आप किताबें पकड़ के सीढ़ियाँ उतर रही थी और एक लड़का टकराया तो किताबें नीचे गिर गईं और उसने उठा के तो वापस पेश की, तो उसके बाद आपकी और ज़िंदगी उनकी पहले जैसी नहीं रही, तो गाना शुरू हो गया उसके बाद। ठीक, तो ये लक है कि आपको कौन मिलता है। अगर मैं लाहौर से ना जाता और लाहौर से बाहर जाके तो बहुत से साल ना गुजारता तो मैं अपने कज़न्स के साथ या ड्रग्स कर रहा होता या अल्कोहल कर रहा होता, या मैं उनके साथ मिल के लोगों के साथ झगड़े कर रहा होता, मेरी उनके साथ मोहब्बत डेवलप हो जाती, तो मसले पैदा हो जाते। तो ये लक फैक्टर है कि मुझे 10 नंबर कम मिलने की वजह से, एफएससी में 10 नंबर कम मिलने की वजह से मुझे लाहौर की बजाय मुल्तान की ऑप्शन मिली और उसको मैंने फॉर गो करके कराची जाना चाहा कि जाना है तो फिर लाहौरों बड़े शहर से जाना है। मैं आपको बताऊं कि वो जो फैसला था मेरा कि मैंने मुल्तान नहीं जाना, क्योंकि मेरे पास सेकंड चॉइस मुल्तान और थर्ड चॉइस कराची की थी, तो मैंने फॉर गो करके तो कराची गया। ये मेरा ज़िंदगी का बेस्ट फैसला था कि मैं उस ज़माने में कराची गया जब कराची पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त शहर था।
और लाहौर से कोई भी जाता था तो कराची जाता था, और कारोबार के लिए या किसी भी मकसद के लिए कराची को बेहतरीन शहर समझा जाता था। बाद में हालात कुछ थोड़े माफक ना रहे, और अब लाहौर का कोई मुकाबला नहीं। अगर आप लाहौर का एक फ़ज़ाई जायज़ा लें तो कराची की निस्बत बहुत बेहतर है। तो 27वां फैक्टर है वो, पर है, साइंसदानों ने लक फैक्टर को भी नापा। लेकिन 30वां फैक्टर ये है कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से टॉप ग्रेड्स में कामयाब हो। 30वां फैक्टर है लक फैक्टर में से, 30 ही है और ये 30वां है। हाँ, सबसे लास्ट है। फर्स्ट है कि बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड अदर्स, अपने आपके साथ और दूसरों के साथ ईमानदार हो जाना, अपने साथ वफादार हो जाना, अपने साथ ईमानदार हो जाना, अपने साथ और दूसरों के साथ सिंसियर हो जाना। और ये स्टैनफोर्ड स्टडी भी है कि अगर आप ऐसा करेंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे, बाशऊर हो जाएंगे और अपने और दूसरों के साथ फर्स्ट क्लास हो जाएंगे, विन विन हो जाएंगे, तो खुशियाँ आपके कदमों से लिपट लिपट जाएंगी। और ये पहला। और दूसरा जो फैक्टर है वो निबाह का है। निबाह, कि जब भी आप किसी से तंग होते हैं तो आपके मुंह से फिक्रा क्या निकलता है कि मैंने निबाह करना है या मैंने इसको छोड़ देना है। यानी मियाँ बीवी में बहुत कम मियाँ बीवी होंगे जिन्होंने कभी एक दूसरे को ये ना कहा हो कि मैं तेनू छड़ जाना है। और तीसरा फैक्टर ये है कि जब आप घर से निकल रहे हो तो पीछे कोई थपकी देने वाला था, घर से कदम जब आप बाहर निकाल रहे थे। तो तीसरा फैक्टर जो सक्सेस फैक्टर है वो है कि कोई माँ, कोई बाप, कोई बीवी या खामद या कोई भाई कोई थपकी देने वाला था। और ये इस तरह के फैक्टर्स हैं। फिर बीच में आ जाता है कि किसी के आपके पास कोई ऐसा आइडिया था जो किसी और के पास नहीं था। तो ये आइडियाज़ जिन लोगों के पास होते हैं, जैसे फेसबुक का आइडिया, जैसे गूगल का आइडिया, जैसे कराची बिरयानी का आइडिया, या कोई बिजनेस, फूड पांडा का आइडिया, या कोई भी आइडिया जो कि किसी और के पास नहीं था। जैसे हमारा एक आइडिया आजकल चल पड़ा है और वो आइडिया है जॉय ऑफ जस्टिस का आइडिया। जॉय ऑफ जस्टिस का आइडिया ये है कि पाकिस्तान में कोई भी वकील हो जिसके पास क्लाइंट ना हो तो हम उसे क्लाइंट देंगे, और कोई भी क्लाइंट हो और उसको वकील चाहिए हो तो उसको वकील हम देंगे, कहीं भी किसी भी शहर में। उसमें एक फ़र्क होगा, सबसे बड़ा जो एक के अंदर सेलिंग आइडिया होता है कि उसमें पे एज यू गो का कॉन्सेप्ट है। पे एज यू गो का मतलब है कि जिस दिन वकील आपका कोई काम करेगा उस दिन की दिहाड़ी मिलेगी इसको। सारे पाकिस्तान के वकला, सारे पाकिस्तान के क्लाइंट, तो ये आइडिया पिछले 8 महीने से काम कर रहा है और अब फ्लरिश होना शुरू हो गया है। तो दिस इज़ एन आइडिया। इसका नंबर जो है 13वां नंबर है। सेहत अच्छी होना, बेहतरीन सेहत का हामिल होना, ये भी बड़ा अहम फैक्टर है। दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा काम कर सकना, अगरचे वो अच्छा नहीं है, पर कामयाबी की कुंजी है कि अगर लोग 8 घंटे काम कर सकते हैं और आप 12 घंटे काम कर सकते हैं तो आप कामयाब होंगे, पर नॉट रिकमेंडेड। ये भी बीच में होता है कि कामयाबी तो मिल जाती है बट यू लूज समथिंग। 30 पॉइंट्स में से ज़रूरी नहीं कि आपके पास 30 के 30 हों। ये मुख्तलिफ वेटेज रखने वाले आइडियाज़ हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी से आला तालीम वाला आइडिया 30वें नंबर पे है, और ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी का आइडिया पहले नंबर पे है कि आप ऑनेस्ट हैं, आप ट्रांसपेरेंट हैं अपने आप से और दूसरों से, अपने आप से और दूसरों से ऑनेस्ट हैं, आप ऑनेस्टी में बिलीव करते हैं, ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं, और उससे कामयाबी और खुशी की राह हमवार होती है। लेकिन अगर कोई एक पॉइंट रखना चाहता है तो आप जिस प्रिंसिपल को भी मानते हैं उस पर अमल करेंगे तो आप खुश रहेंगे। जिस प्रिंसिपल को भी आप मानते हैं, आप जिस कानून को भी मानते हैं, जिस आइन को भी मानते हैं, अगर आप उस पर अमल करेंगे, क्योंकि बनाना रिपब्लिक्स होती हैं जिनमें आप देखते हैं कि लोग तगड़े लोग कानून को नहीं मानते और कमज़ोर लोग कानून को मानते हैं। और ये जो बनाना रिपब्लिक्स होती हैं, ये जो मुल्क है बनाना रिपब्लिक,
इसी तरह घर भी बनानाज होते हैं, बनाना घर, बनाना होम्स। तो जहाँ आइन कुछ और कह रहा है आपके घर का, प्रकार आप कुछ और रहे हैं, आइन आपका कुछ और कहता है, करेंगे कुछ और। तो अपने घर के आइन को इम्प्लीमेंट कर देना, अपने घर के आइन को इम्प्लीमेंट करना, किसी और के घर के नहीं, जो आपके घर का आइन है ना। तीसरे नंबर पे कि घर से निकलते हुए थपकी। ज़्यादातर जब घर से कोई बंदा निकलता है तो उसके पीछे, कहते हैं ना हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, और ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि पीछे भी कोई होता है जो कि थपकी दे रहा होता है, थपकी वाला। और वो माँ बाप भी हो सकते हैं, वो माँ बाप भी हो सकते हैं, वो बहन भाई भी हो सकते हैं, वो दोस्त भी हो सकते हैं। देखिए फिलॉसफी है ना कि आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले तलाक कितना रेयर इवेंट था। लोग फख्र से कहा करते थे कि हमारे ख़ानदान में 3 पुश्तों से कभी तलाक नहीं हुई। तो आजकल तो किसी लड़की से पूछे, बोलेंगे 4 सहेलियों तलाक हो गई है, मैं भी बस। देखिए एक चीज़ जो है अच्छी है उसको रख लीजिए, एक चीज़ अच्छी नहीं है उसको छोड़ दीजिए। तलाक बुरी चीज़ है, उसको छोड़ दीजिए, और किसी के साथ बुरा सलूक बहुत बुरी बात है, उसको छोड़ दीजिए। देखिए अगर कोई औरत बहुत बुरे तरीके से बस रही है तो उसको बसने दीजिए, अच्छे तरीके से बसा लीजिए, इस बहाने उसको तलाक की तरफ गामजन मत करें। क्योंकि ज़्यादातर यूरोप में जब कोई किसी काउंसलर के पास जाता है, मियाँ बीवी जाते हैं, तो उनको पहला मशवरा ये दिया जाता है कि गेट रिड ऑफ ईच अदर, आप एक दूसरे को छोड़ के कुछ और कर लीजिए। लेकिन अब वहाँ नई थिंकिंग जन्म ले रही है, और हमारे कल्चर में पहले ही है कि अगर किसी मियाँ बीवी के दरमियान कोई मसला है तो उस मसले को हल कीजिए, उनको आपस में सेपरेट ना कीजिए। उनके बच्चे सफ़र करेंगे और वो सारी ज़िंदगी सफ़र करेंगे। लेकिन मैरिज का इंस्टीट्यूशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अब हर लड़की और लड़के को शादी से पहले काउंसलिंग की ज़रूरत होगी कि शादी के रिलेशनशिप को वो समझ सकें कि इसको कैसे चलाना है। 2 ही तरीके हैं शादी के रिलेशनशिप को समझने के, एक प्रोएक्टिवली यानी शादी से पहले समझ लीजिए, एक शादी बर्बाद होने के बाद समझ लीजिए, क्योंकि फिर वो समझ खुद ही आ जाती है। मसला यह है कि जो विमेन एम्पावरमेंट है, ये एक्चुअली एक लफ्ज़ निकला है कि मेन एम्पावरमेंट के मुकाबले में। तो मैं ये कहूँगा कि जो मेन एम्पावरमेंट है, मेन जो हैं यानी जो मर्द लोग हैं, उन्होंने तगड़े होके क्या पाया? क्या मर्दों ने तगड़े होके कोई फ़ायदा पाया? कि जब कोई शादी टूटती है कोई नहीं जीतता, जब कोई शादी टूटती है तो कोई नहीं जीतता। जब शादी टूटती है तो गलती एक की हो तो दोनों हारते हैं। तो बेहतर ये है कि ख़वातीन भी ताकत के खप्त में मुब्तला ना हो। ताकत में कुछ नहीं रखा, समझदारी असल बात है, समझदारी असल बात है। विजडम, विजडम से ही मिलेंगे, ताकत से नहीं मिलते, विजडम से। देखो एक हकूक का जो मामला है वो समझदारी का तकाजा करता है, वो झगड़े का तकाजा नहीं करता, वो खप का तकाजा नहीं करता। मैं ओवरऑल समझता हूँ कि अगर कॉन्सेप्ट आपका जो पैराडाइम है, जो नज़रिया है, वो अगर निभाह का है, और ये पता चलेगा जब आप छोटे छोटे रिश्तों में निभाह करना चाहते हैं, जब आप छोटे छोटे रिश्तों में, जब आप घर के मुलाजमों या दफ्तर के मुलाजमों के साथ निभाह के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते, और जब आप हमसायों के साथ निभाह के बारे में सोचते हैं, जब आप अपनी हुकूमतों के साथ निभाह के बारे में सोचते हैं, जब आप अपने मुल्क के साथ निभाह के बारे में सोचते हैं। देखिए कुछ लोग मुल्क के बारे में भी निभाह के बारे में नहीं सोचते, वो मुल्क छोड़ जाते हैं। कुछ लोग जो हैं हुकूमतों से नाराज़ रहते हैं, कुछ लोग इवन खुदा से नाराज़ हो जाते हैं, खुदा से निभाह नहीं करते। उनको शिकवा होता है कि साढ़े नाल ही क्यों इंज होंदा है। तो कुछ लोग फिर जब उनकी प्रैक्टिस हो जाती है और वो अपने ड्राइवर को फारिग कर दिया, अपने कुक को फारिग कर दिया, अपने गार्ड को फारिग कर दिया,
कपड़े धोने वाली माई को फारग कर दिया तो फिर प्रैक्टिस हो जाती है, नेट प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर बंदा एक दिन अपने माँ बाप को भी फारग कर देते हैं लोग। लेकिन निबाह की पॉलिसी का अल्टीमेटली फ़ायदा निबाह करने वाले को होगा, लेकिन निबाह का मतलब कोडिपेंडेंसी नहीं है। निबाह का मतलब ये नहीं है कि रोगी हो जाएं आप। निबाह का मतलब है कि आप सॉल्यूशन पेश करें, आप बात करें, आप असर्टिवली बात करें और दूसरे बंदे को मौका दें, सोच विचार का मौका दें, अपना नज़रिया चेंज करने का मौका दें। और बाज़ औक़ात तो लोग इसलिए तलाक ले लेते हैं कि उनको शक होता है कि हमें तलाक दे दी जाएगी, यानी वो पहले से ही ये एक बहादुरी समझी जाती है कि अगर कोई बीवी फाइल करती है खुला के लिए तो खामद उसको फटाफट तलाक दे देता है कि मैं को बाजी जीत ला। या कोई मुलाजम सोचता है कि मुझे कहीं फायर कर दिया जाएगा तो वो आके इस्तीफ़ा पेश कर देता है। तो लोग जीतना चाहते हैं, निबाह में नहीं जीतना चाहते, अलहदगी में जीतना चाहते हैं। निबाह में सारी बात आ जाती है। निबाह का मतलब ये नहीं है कि आप रोगी हो जाएं। निबाह का मतलब ये है, निबाह का जो क्लोज सुपीरियर कंटेंट है वो है बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड अदर्स। अगर आप निबाह में अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है और दूसरे के साथ ऑनेस्ट हैं तो ये पहला रूल जो है डिफाई कर रहे हैं। किसी के साथ ऐसे गुजारा करना कि आसान तरीके से जिसमें दोनों की जीत हो, आपकी भी जीत हो और दूसरे की भी जीत हो, और आप उस रिलेशनशिप में व्हाटएवर वो है रिलेशनशिप, मामूली है या गैर मामूली है, आप उस रिलेशनशिप में फ्लरिश कर रहे हो, आप उस रिलेशनशिप में बेहतर हो रहे हो। और चाहे वो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप हो, और हर रिलेशनशिप इवॉल्व कर रहा होता है। याद रखिए कि शादी के टाइम पे जो रिलेशनशिप होता है या रोमांटिक रिलेशन के टाइम पे जो रिलेशनशिप होता है वो कभी भी ठहरे हुए पानी की तरह नहीं होता, वो इवॉल्व कर रहा होता है। क्योंकि जो मेटिंग रेटिंग है, कभी आपने लफ्ज़ सुना मेटिंग रेटिंग, यानी जोड़ों की जो कदर होती है, कदर अफजाई। जैसे स्टेज पे बैठा हुआ जोड़ा है तो आप कहते हैं कुड़ी नू 10 चो 9 नंबर ते मुंडे नू 10 चो 6 नंबर, ये रेट करते हैं ना, तो इसको मेटिंग रेटिंग कहते हैं। और ये मेटिंग रेटिंग रिलेशनशिप हो जाने के बाद बदलती रहती है। वक्त के साथ साथ उस रिलेशनशिप में कोई ज़्यादा बेहतर हो जाता है, कोई ज़्यादा तरक्की कर जाता है, कोई फ्लरिश कर जाता है, कोई तबाह हो जाता है। लिहाजा जो इवॉल्विंग रिलेशनशिप है, जैसे मियाँ बीवी का, बच्चे हो जाते हैं, इन लॉज के साथ रिलेशनशिप, और फिर ये बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जो कि मेटिंग रेटिंग को चेंज करते हैं। लड़का जो है वो पहले की निस्बत ज़्यादा कमाने लगा है तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा, लड़की पहले से ज़्यादा हंसमुख हो गई है तो इससे फ़र्क पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेटिंग रेटिंग को बदलती रहती हैं। मेटिंग रेटिंग को, और मेटिंग रेटिंग को बेहतर से बेहतर बनाना और अपने पार्टनर की मेटिंग रेटिंग को भी बेहतर बनाना। हार जीत ने बहुत सारे घरों की खुशियाँ जो है हार जीत ने ख़राब की हैं। हार जीत होती है आपकी अपने साथ के, कल आप जैसे थे आज आप उससे बेहतर हैं या नहीं। अगर आप गुजरे हुए दिन से आप थोड़ा बेहतर हैं तो आपकी ज़िंदगी जितनी भी होगी आपकी वो मज़ेदार गुजरेगी। लेकिन अगर आपका गुजरा हुआ दिन बेहतर था और आज का दिन बेहतर नहीं है, और आप कोई ऐसी कोशिशें नहीं करते जिससे आपका आज का दिन बेहतर हो, क्योंकि आप में और सब लोग हर रोज़ एक दिन बूढ़े हो जाते हैं, एक दिन बढ़िया उम्र को पहुंच जाते हैं। बूढ़ा होना कहना ठीक नहीं है, बढ़िया होना, एक दिन बढ़िया हो जाते हैं। और उसके लिए जब आप एक दिन ज़्यादा गुजारते हैं और आपके जिस्म में कोई वीर एंड टियर होती है या आपकी हड्डियों में कोई कमज़ोरी होती है, तो आप ऐसी कोशिशें कर सकते हैं कि वो जो मुज़र असरात हैं वीर एंड टियर के जो एक दिन में होते हैं तो वो एक दिन में ही आप कवर कर लें। अगर आप बढ़ती उम्र में अपना ख्याल रखते हैं और अपनी एक्सरसाइज, नींद, खाना पीना और ताल्लुकात और रोज़मर्रा मशागल और खुशियों का आप ख्याल रखते हैं
तो फिर आप एजलेस हो जाते हैं, एजलेस। क्योंकि अगर आप हर वक्त ये सोचते रहते हैं मैं इन्ने साल दा हो गया हूँ, मैं इन्ने साल दा हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता जो ही आप 60 के फिगर को टच करेंगे तो आपको अब मोरल बहुत डाउन हो जाएगा, और फिर आपको ऐसे ख्याल आने लगेंगे कि बस अब तो चल चलाओ है, कब्र में पाँव लटकाए बैठे हैं, या इस तरह की बातें लोग करने लगे। टाइमलेस, एजलेस, जिसका मतलब ये है कि आप मरने के लिए भी तैयार हैं, आप जीने के लिए भी तैयार हैं, वॉट एवर द गेम, अब बोनस पे चल रहे हैं, ये इस तरह की लोग बातें करते हैं। लेकिन असल बात यह है कि अगर आप जीने के लिए भी तैयार हैं और मरने के लिए भी तैयार हैं तो बेचैनी कोई नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ जीने के लिए तैयार हैं और मरने का धड़का लगेगा तो फिर बहुत बेचैनी होगी। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि बंदे को इस तरह तैयारी करनी चाहिए ज़िंदगी की कि मिसाल के तौर पर अगर कोई मौत का फरिश्ता मेरे पास आ जाता है, आके कहता है कि जी मैं मौत का फरिश्ता हूँ और मैं आपकी जान लेने आया हूँ, तो अब मैं समझ तो गया हूँ कि होते कुछ नहीं सकता, तो बंदा कहता है हाँ जी ठीक है, फिर तुसी अपना काम करो, और आप आ गए हैं तो अब आपको तो कोई ना नहीं है, तो आप अपना कर गुजरिए जो करना है। तो आप इस तरह जान देने के लिए तैयार हों तो ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार होगी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर मौत का फरिश्ता आता है और कहता है मैं जेल रोड से गुज़र रहा था, तो मैंने कहा कि चलें आपको मिलता जाऊँ, ऐसे सलाम दुआ ताकि आपसे कोई ताल्लुक़ नाता बना रहे, तो मैं यहाँ करीबी था तो मैं आ गया हूँ, तो चाय शाय पी के चला जाऊंगा, तो मैं बोलूँगा वेल डन, बहुत अच्छी बात है। मतलब कहने का ये कि अगर तो वो वैसे ही मिलने आया है, भैया बिल्कुल इसकी यही मिसाल है कि अगर आपके इलाके का SHO आ जाता है और आके कहता है कि जी वो आपके खिलाफ FIR दर्ज है और मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ, तो अब आप क्या करेंगे? जी भाई कर लो फिर, ठीक है। एक है कि वो कहता है कि वो मैं गुजर रहा था यहाँ से तो आपका अस्पताल देखा, मैं कहा कभी काम ही पै जाता है, चलो तुहानू मिलन आ गया, तो मेरे शुगर अप एंड डाउन रहती है, तो चलो मेरा इलाज ही करा दो। तो इस अंदाज में जब आप ज़िंदगी गुजारते हैं एवरी डे, तो आपको ना कोई एंग्जाइटी, ना कोई डिप्रेशन, फिर आपको कुछ भी नहीं होता। आप जीने के लिए भी फिट हैं और मरने के लिए भी फिट हैं। तो जीने के लिए फिट होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसी के साथ आपका काम आगे बढ़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप जीने के लिए फिट हो जाएं तो बस मरने के लिए फिट हो जाएं। और डॉक्टर स्टीवन कभी एक एक्सरसाइज करवाते होते हैं जो अपनी वो पर्सनल ट्रेनिंग्स देते हैं, तो यूटा में मैंने ट्रेनिंग की थी बैक इन 90। तो उसमें वो बताते हैं कि ट्रेनिंग में बताते हैं कि आप सोचें कि फ्यूनरल का सोचें कि आप मर गए और आंखें बंद कर लें, तो आप समझें कि मर गए, और मर गए हैं और आपके घर वाले जो हैं उनको पता चला है कि आप मर गए हैं, तो अब घर वाले क्या कर रहे हैं, तो आप देखें कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस किस को इतला दे रहे हैं, किस किस को इतला क्या कह के दे रहे हैं, और कौन फैसला कर रहा है कि आपको कब दफनाया जाएगा। तो एक तरह से आप एक मक्खी बन के तो उन लोगों के बीच में उड़ना शुरू कर देते हैं जो अफसोस करने आ रहे हैं, और जो घर से अफसोस करने आए हैं और आपस में वहाँ बैठ के लतीफ़े शेयर कर रहे हैं। और कोई बंदा आता है जो कहता है जी बड़े चंगे बंदे सन, या इस तरह की कोई बात करता है, तो कोई कहता है कि नहीं एडे भी चंगे बंदे ने सन, बीवी क्या सोच रही है, बच्चे क्या सोच रहे हैं। और ये सारा जो मंजरनामा है अगले 2-3 दिन तक का वो तसव्वुर में देखता है। एक बंदा अपने मरने का तसव्वुर करके अगले 3 दिन का मंजरनामा देखता है कि घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और कौन क्या सोच रहा है और क्या कैफियत है, और दफनाने के टाइम पे किन्नू बहुती काली है जिन्हें जाके 20-20 मैच देखना है। अगर कोई इस एक्सरसाइज से 2-3 दफ़ा गुजरता है तो इस दुनिया के साथ जो चिमटे रहने की ख्वाहिश है वो इतनी नहीं रहती फिर, और दुनिया में हंसी खुशी रहने का जज्बा ऊपर आ जाता है कि जितना भी टाइम है। मिसाल के तौर पर वो जो पहली मिसाल थी जिसमें मौत का फरिश्ता आता है तो कहता है मैं जान लेने आया हूँ, लेकिन आपको एक मौका देना चाहता हूँ कि आप कोई ज़रूरी काम है तो वो कर ले। तो इस
तरह आपने जो ज़रूरी काम है वो करनी है तो 1 हफ्ते में कर ले और मैं फिर 1 हफ्ते बाद आऊँगा, तो फिर आप 1 हफ्ते में क्या करेंगे? ये भी एक्सरसाइज है कि 1 हफ्ते में आप क्या करना चाहेंगे। हर बंदे का कुछ, दुनिया का भी तो कुछ होगा ना, जाना तो हफ्ते बाद है, लेकिन जाते हुए बीवी बच्चों को कोई नसीहत करनी हो, कोई उनको समझाना बुझाना हो, भी काम करने हो। देखिए 1 हफ्ते का अगर टाइम हो तो आप क्या करेंगे, 1 महीने का टाइम हो तो आप क्या करेंगे, 1 साल का टाइम हो तो क्या करेंगे, 10 साल का टाइम हो तो आप क्या करेंगे, और 25 साल का टाइम या 50 साल का टाइम हो तो आप क्या करेंगे। हर चीज़ का स्केड्यूल डिफरेंट होगा, लेकिन अगर फ़कत 1 दिन का टाइम हो तो आप क्या करेंगे। तो बहुत सारे फैसले हम कर सकते हैं अगर हमें पता चले कि वी हैव ओनली 1 डे टाइम। तो ये ज़िंदगी का जो शऊर हासिल करने का तरीका है वो ये है, ताकि हमें जो बेचैनियाँ लगी रहती हैं, ये जो अनसर्टेनिटी लगी रहती है, अनकंट्रोलेबिलिटी लगी रहती है, हम ये काम कैसे होगा या ये काम कैसे होगा, और अगर हम इन तजर्बात में से गुजरे तो हमें पता चलेगा कि दुनिया के काम होते रहेंगे, कोई मसला नहीं, दुनिया के काम होते रहेंगे। ज़्यादातर जो सज़ाए मौत के कैदी हैं वो बेचैन नहीं पाए जाते, उनको पता चल जाता है तो वो खुद चल के, ज़्यादातर जो सज़ाए मौत के कैदी है खुद चल के तख्ता-ए-दाद तक चले जाते हैं, जिसे बैलेंस कहा जाता है या तवाज़न भरी ज़िंदगी कहा जाता है। उसका मतलब तो यही है कि आप दरमियान की राह अख्तियार करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बात रात को सोने नहीं देती कि अगर सोते में जान निकल गई तो क्या होगा, तो जागते रहो। वो अपनी ज़िंदगी का पहरा देने के लिए जागते रहते हैं। ऐसे बेशुमार लोग होते हैं। ये एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। ख़ास तौर पर जिनके कोई ऐसी और बीमारी भी हो तो उनको होता है कि अगर मैं सो गया तो व्हाट इफ़। लेकिन कि ग्रेसफुली, लफ्ज़ है, कीवर्ड है ग्रेसफुली, ये बात तय कर लेना कि हाँ ये ऐसी बात है, और उसके बाद मुतमिन हो जाना, पुरसुकून हो जाना। ग्रेसफुली का लफ्ज़ है, कीवर्ड। लेट गो करना ग्रेसफुली होने का ही दूसरा नाम है। और ये बहुत सेइंग है 12 कदमों के प्रोग्राम में, जिसे कहते हैं लेट गो लेट गॉड। इसका मतलब है लेट इट गो, लेट गॉड हैंडल इट। तो ब्रीफली वो कहते हैं लेट गो लेट गॉड। अच्छा, शुगर लो होने से वैसे किसी की डेथ नहीं होती, क्योंकि शुगर हमारे जिस्म में, लिवर में 1.25 किलो स्टोर होती है, जो कि ज़रूरत के टाइम पे खून में आ जाती है। वैसे लो शुगर से बंदा वक्ती तौर पर बेहोश हो सकता है, लेकिन एक बात है कि जिनकी इस तरह लो शुगर का अटैक हो और उनको दिल की भी बीमारी हो तो उनको ख़तरा होता है। डर एक ऐसा जज्बा है जो हमने सीख रखा है, सोसाइटी से सीख रखा है, कई सोर्सेज से हमने डर को सीख रखा है। और ये डर है जो हमें मोहब्बत के जज्बे से वाकिफ़ नहीं होने देता। यानी डर और मोहब्बत का जज्बा एक दिल में नहीं रह सकते, ये एक दूसरे का ऑपोजिट है। लिहाजा जो डरने वाली बात है, ये अपने बच्चों को ना सिखाएं कि किसी न किसी चीज़ से डरा के उनको किसी न किसी तरफ राग़िब करना, पढ़ाई की तरफ या किसी और चीज़ की तरफ। अपने बच्चों को मोहब्बत से ट्रीट करें। यानी मोहब्बत का जज्बा जो है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि डर का जज्बा, लेकिन मोहब्बत के जज्बे में बहुत खुशबू है। लेकिन सीखने वाला काम है, सिर्फ माँ बाप ने नहीं डराया, डराने वाली सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, माँ बाप से ज़्यादा हैं। कल्चरल सोर्सेज हैं और बहुत सारी सेक्रेड सोर्सेज हैं, क्योंकि अज़ल से इंसान को डराया गया है और ये समझा गया है कि डराने से इंसान तरक्की करेगा, डराने से वो सुलझ जाएगा, डराने से वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन इन दी लॉन्ग रन ये देखा गया है कि नहीं, डर से वो बात नहीं होती जो कि मोहब्बत से होती है। और मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि आप हर बात मानें, मोहब्बत का मतलब है कि आप सही बात मानें और जो बात सही नहीं है वो हरगिज़ ना माने। ये ऑक्सीटोसिन एक केमिकल है जिसे मोहब्बत का केमिकल कहा जाता है। ये मोहब्बत का हार्मोन कहलाता है और ये बुनियादी तौर पर औरतों में ज़्यादा पाया जाता है और मर्दों में बहुत कम पाया जाता है। और
औरतों में ये जो हार्मोन पाया जाता है ये उनके बच्चे के लिए पाया जाता है, यानी औरतों की जितनी भी मोहब्बत है या मोहब्बत का हार्मोन है वो उनके बच्चों के लिए मखसूस है, लेकिन बच्चों के लिए मिली हुई मोहब्बत का कुछ हिस्सा दूसरे रिश्तों तक भी पहुंच सकता है। और मर्दों में ऑक्सीटोसिन चूँकि बहुत कम होती है तो इसी वजह से मर्दों में मोहब्बत का जज्बा उस तरह नहीं पाया जाता जिस तरह के औरतों में पाया जाता है। लेकिन अगर किसी को ऑक्सीटोसिन का टीका लगा दिया जाए, बंदे को या औरत को, तो वो बहुत मोहब्बत करने लगेगा। ऑक्सीटोसिन का टीका आमतौर पर गाय भैंसों को लगाया जाता है और वो इसलिए लगाया जाता है कि वो ज़्यादा दूध दें, क्योंकि जब वो टीका लगाया जाता है तो गाय को महसूस होता है कि मेरे बच्चे को दूध की ज़रूरत है और मुझे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करना है। और इस तरह गाय को धोखा दे के तो इंसान ज़्यादा दूध हासिल करता है और गाय बेचारी को, वैसे गाय को दिखाते भी हैं, वो बच्चा उसका दिखाते भी हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।